अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी साहब 4 गाड़ियों के अंदर और एक हेलीकॉप्टर के अंदर पैसा लेकर भाग गए। उनके भागने से पहले ही 11 दिन के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लिया। उससे पहले अमेरिका जो है वो रात में चुपचाप बिना किसी को बताए हुए लगभग 5000 गाड़ियों की चाबी, सिर्फ चाबी लेकर भाग गए। तो अफगानिस्तान से बड़े बड़े लोग भागे हैं। बट ये बात सिर्फ आज की नहीं है, सिर्फ आजकल की बात नहीं है कि अमेरिका भागा। उससे पहले यूएसएसआर, उससे पहले आपका ब्रिटेन, और उससे पहले चाहे आपका बाबर हो या उससे पहले अलेक्जेंडर हो, सबको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, मतलब कि ऐसा कब्रिस्तान जहां पर साम्राज्य दफन हो जाते हैं। ऐसा क्या है अफगानिस्तान के अंदर जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटा दी? 2 कारण हैं। पहला कि एक तो अफगानिस्तान है लैंड लॉक कंट्री, यानी कि चारों तरफ से वो जमीन से घिरा हुआ है, कोई भी इलाका उसका समुद्र से टच नहीं है। आपका इधर आपका पाकिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है, तो एक बिल्कुल बीच में घिरा हुआ एक देश है ये। पॉपुलेशन बहुत कम है, और जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है भी वो हिंदू कुश की पहाड़ियों में रहती है। जो दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा इलाके में वो अफगानिस्तान की रहती है। अब थोड़ी सी जनसंख्या इतने बड़े इलाके में रहती है तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, 2000 साल के इतिहास के अंदर सिल्क रूट के माध्यम से जो रास्ता रहा, हम जो पढ़ते भी हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग साम्राज्य एशिया में आने की कोशिश करते रहे और उनका रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता था। तो अलग अलग ट्राइब्स या अलग अलग जो जनजाति जब अफगानिस्तान में आई तो वहाँ पे कुछ लोग रह भी गए। इसीलिए अफगानिस्तान में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं वहाँ पर। अब ये जनजाति जो हैं वो एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, भिड़ती रहती हैं। उनको एक दूसरे का डर हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने जो गांव हैं उनको किलानुमा बना रखा है। हर गांव या हर जनजाति का जो गांव है वो किलानुमा उसमें है, जिस कारण से वो दूसरों से आक्रमण से अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब कोई बड़ा साम्राज्य अटैक करता है और सोचता है कि अफगानिस्तान को जीत लेंगे तो उनको ऐसे छोटे छोटे जो किलानुमा गांव है उनका सामना करना पड़ता है, जिनको जीतना अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो बहुत बहुत मुश्किल है। और ये जो साम्राज्य है, ये मत सोचे कि साम्राज्य बाहर के साम्राज्य को ही जीतना मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर अफगानिस्तान का कोई साम्राज्य है, अफगानिस्तान की कोई अपनी इंटरनल शक्ति है, वो भी अगर चाहे कि पूरे अफगानिस्तान को वो जीत ले तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके विरोध में दूसरे जनजाति खड़े हो जाती है। यही सब कुछ हुआ अफगानिस्तान के पिछले 2000 साल के अंदर। लेकिन अगर हम रीसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर अभी में जो चल रहा है उसकी अगर बात करते हैं, तो इसका शुरुआत होती है 1970s से, खासकर 1973 से। अब ये वक्त क्या है? ये वक्त है कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये फैसला करने का वक्त आ गया था कि भाई इस दुनिया का गुंडा कौन है, या कहें दुनिया का बाप कौन है। एक तरफ अमेरिका अपने आप को बोल रहा था कि मैं हूं क्योंकि मेरे पास पूंजीवाद है, और दूसरी तरफ यूएसएसआर था जो कह रहा था कि मैं सबसे बड़ी शक्ति हूं क्योंकि मेरे पास कम्युनिज्म है, साम्यवाद है। विचारधारा की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, और इसी चक्कर में ये दोनों महाशक्तियां अपने लिए दोस्त इकट्ठा कर रही थी। दोस्त यानी कि अलग अलग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रही थी कि आप हमारी तरफ से लड़िए या हमारी आइडियोलॉजी को लीजिए। अफगानिस्तान के अंदर एक दोस्त खान नाम का बंदा आता है जो साम्राज्य, जो उनका जो राजा थे उनको अपदस्थ करके खुद वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है। अब ये जो दोस्त खान है ये एक कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट विचारधारा का बंदा था, जिसका रुझान यूएसएसआर की तरफ होता है। यूएसएसआर पूरा सपोर्ट करता है और उसको राष्ट्रपति बना देता है। अब जो दोस्त खान है उनके साथ समस्या ये थी कि वो चाहते तो थे कि यूएसएसआर उनको हथियार दे, गोला बारूद दे, सपोर्ट करे, बट ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, जो वो करना चाहते हैं कर पाए। यूएसएसआर चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान के अंदर रखे, इसलिए उसने सेना को भेजने की कोशिश भी की। इस बीच में दोस्त खान का तख्ता पलट होता है, उनके ही जर्नल करते हैं, और उसके बाद जर्नल का भी तख्ता पलट होता है, उनके जर्नल कर देते हैं, और ये कुल होता रहता है। ये 1970s के लेट 70s की बात चल रही है यहाँ पर। इसी बहाने जब इतना कुछ हो रहा होता है तो यूएसएसआर की सेनाएं धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर एंट्री कर ले जाती हैं। जब यूएसएसआर की सेना एंट्री करती हैं तो इसका विरोध वहां के लोकल लोग करते हैं।
वो कहते हैं भाई आप हमारे देश में कैसे आ गए, आप क्यों आ गए हमारे देश में इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने के लिए। ये उस समय कुछ अफगानिस्तान में हो रहा था। अमेरिका ने जब देखा कि अरे ये क्या, ये तो यूएसआर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा, अफगानिस्तान आ सकता है, तो अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, बांग्लादेश है, पूरा साउथ एशिया है, ये सब के सब ये तो हो जाएंगे, कम्युनिस्ट हो जाएंगे। और इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी जनसंख्या अगर कम्युनिस्ट हो जाएगी तो एक तरह से अमेरिका की हार होती है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, पाकिस्तान की आईएसआई से मिलकर यूएसआर के खिलाफ चीज़ें कहते हैं कि बनाना शुरू की। अच्छा, अब कट टू, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। अगर 1970s के दशक की हम बात करते हैं, 70s और 80s के दशक की बात करते हैं, जितना भी मुस्लिम इस्लामिक कंट्री थे, चाहे ईरान हो, ईरान, इराक, मिस्र, सूडान, इस जितनी कंट्रीज थे, वहां पर क्या था, वहां पे एक ना एक डिक्टेटर हुआ करता था। ये डिक्टेटर थोड़ा लिबरल थे, अमेरिका या रशिया का इन्फ्लुएंस उन पर रहता था और थोड़ा मॉडर्न ये डिक्टेटर रहा करते थे। लेकिन इसी मॉडर्निटी के साथ साथ कुछ ऐसे तबके भी थे जो क्या चाहते थे कि जितने मुसलमान हैं वो एक शरिया कानून के तहत रहें, शरिया कानून के तहत रहें। ये कुछ तबके के लोग थे। अब चूंकि इंटरनेट उस समय था नहीं, आपस में कनेक्टिविटी थी नहीं, तो चीज़ें एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अपने अपने देश में, अपने अपने स्तर पर ये जितने भी ग्रुप थे चाहते थे कि उनके देश में शरिया कानून लागू हो। लेकिन जितने भी राजा और थे ये चाहते थे कि मॉडर्निटी रहे। अगर आप 1970s का अफगानिस्तान की ही फोटो ले लेते हैं, अगर गूगल करेंगे देखेंगे कि वहाँ पर लड़कियाँ मिनी स्कर्ट्स में घूम रही हैं, स्कर्ट्स में घूमती हैं, मिनी स्कर्ट नहीं स्कर्ट्स में घूमती हैं। वहाँ पे लोग साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं और लैब में है इसके अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर। आज की फोटो देख लीजिए और 1970s की फोटो देख लीजिए, मॉडर्निटी क्या थी, पिक्चरें चलती थी वहाँ के अंदर। खैर, अब जब अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर से ये जो कुछ लोग थे, जो ट्राइब्स थे, ये भिड़ने लगे और इनको सपोर्ट करने लगा अमेरिका और पाकिस्तान, तो ये मुसलमान कंट्रीज जो सूडान, मिस्र, ईरान, इनको लगा कि कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, कुछ और सबका ध्यान उधर जाना शुरू हुआ। ये बात हो रही है 80s की बात हो रही है। अमेरिका ने एक चाल और चली। अमेरिका ने कहा कि देखो भाई, मैं अफगानिस्तान के अंदर आपको टेक्नोलॉजी दूंगा, मैं आपको, ठीक है, मैं आपको हथियार भी दे दूंगा, बट आपको मैन पावर और पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान को जीतना तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ कहानी ये हो गई कि जो ग्रुप रशिया यूएसएसआर के साथ लड़ाई कर रहा था, उसने इस लड़ाई को जिहाद का नाम दे दिया। जिहाद, एक धार्मिक युद्ध का नाम दे दिया। अब चूंकि धार्मिक युद्ध का नाम स्टार्ट हो चुका है, नाम लिया जा रहा है, तो जितने मुस्लिम कंट्रीज है इनका ध्यान भी उधर जाना शुरू हो गया। उधर अमेरिका ने ये बोला कि भाई देखो, अगर मैं सपोर्ट तो कर रहा हूं, मैं टेक्नोलॉजी तो दे रहा हूं, बट पैसा और मैन पावर आप दोगे। तो ये जितने भी मुसलमान कंट्रीज थे, इनको लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है, जितने भी ये उनके देश में छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, सबको वहां ढकेल दो, सबको वहां ढकेल दो, ये वहीं जाएंगे, मरे खपेंगे। सब ने अमेरिका की बात मान ली और जितने भी ग्रुप थे सबको उधर भेज दिया कि लो भैया पैसा लो, जाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के माध्यम से अलग अलग देशों के ग्रुप्स पहुंच गए। कोई सूडान का है, कुछ इजिप्ट का है, कुछ टूनेशिया का है। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ग्रुप्स वहां पहुंचना शुरू हो गए। आईएसआई ने पूरा उनको सपोर्ट किया। ये जो ग्रुप थे, इनको हथियार अमेरिका ने दिया, ठीक है, सऊदी अरब का फंडिंग रहा, और धीरे धीरे आईएसआई की ट्रेनिंग के आईएसआई ने इनको गोरिल्ला वॉरफेयर सिखाया। गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छुप के लड़ना, कि अगर आप दूसरी तरफ आपकी सेना बहुत खतरनाक है, बड़ी है, तो आप सीधे डायरेक्ट मत लड़ो, उन पे अटैक करो, अटैक करके उनके हथियार छीन ले जाओ। जो मऊ करते हैं, जो मऊवादी से कहते हैं कि गोरिल्ला से कहते हैं, वॉरफेयर कहते हैं, ठीक है। अब सबको उम्मीद ये थी कि भाई अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर जो कि नंबर 1 आर्मी है, चुटकियों में को हरा देगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। देखते ही देखते ये जो अनट्रेन्ड लोग थे, जो या सेमी ट्रेन्ड लोग थे, जिनके पास हथियार भी बहुत कम थे, इन्होंने धीरे धीरे करके यूएसएसआर की सेना को मारना शुरू किया, उखाड़ना शुरू किया, और विद इन नो टाइम, कुछ ही समय के अंदर यूएसएसआर उल्टे पैर भाग गया। पूरी दुनिया का अरे ये क्या भाई, ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात है कि यूएसएसआर जैसी महाशक्ति कुछ लोगों से हार गया, ऐसे अनट्रेन्ड लोगों से हार गया। अब जो वहां के लोग थे, अफगानिस्तान के जो ये फाइटर्स थे, इन्होंने कहा कि भाई हम इसलिए जीत पाए क्योंकि फरिश्ते हमारे साथ थे। इन्होंने धार्मिक रंग और देना शुरू किया इस चीज को। अब इसी बीच में जो अफगानिस्तान की जीत थी,
ये बाकी मुस्लिम कंट्रीज में इन्फ्लुएंस पड़ना शुरू हो गया। अब वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में पड़ना, इसका असर शुरू हो गया। देखते ही देखते जो वहाँ के राजा बादशाह हुआ करते थे मुसलमान कंट्रीज के, उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन लोगों की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब मॉडर्निटी से चीज़ें उल्टा जाने लगी, फंडामेंटलिज्म की तरफ जाने लगी। यानी पहले जो मॉडर्न सोच हुआ करती थी, अब वो शरिया कानून के तहत चलने शुरू हो गई। देखते ही देखते सारे मुसलमान कंट्रीज अपने आप को और ज़्यादा मुसलमान या और ज़्यादा शरीयत के क्लोज ले जाने की कोशिश करते रहे। इसमें सब लोग आ गए थे, सभी ग्रुप्स बन गए थे। उधर अफगानिस्तान के अंदर 1989 के आसपास यूएसएसआर भाग चुका है। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ऑलरेडी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले तो कॉमन शत्रु था यूएसएसआर, तो सबने मिलकर लड़ लिया। अब जब लड़ लिया, अब वो चला गया है, तो अब किसके खिलाफ लड़े या किसके अब करे तो क्या करे, कौन रूल करेगा। अब सबके छोटे 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 ग्रुप हैं। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये पावर शेयरिंग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा पावर मिले। इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने अपने आप को लैंड लॉर्ड्स या वार लॉर्ड्स कह दिया। मतलब कि छोटे छोटे राजा जो एक पर्टिकुलर एरिया पे कब्जा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, उसने एक छोटे से स्टेट कह सकते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। इसी तरह से अलग अलग वॉर लॉर्ड्स हुए, अलग अलग राजा बने, जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को बांट दिया आपस में। आपस में इन्होंने शादी ब्याह भी किया, संबंध भी बनना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी पावर को लेकर लड़ाई होती रही इनके अंदर। जो यूएसएसआर के खिलाफ लड़े थे, इनको एक कॉमन नेम दिया जिसका नाम था मुजाहिदीन। मुजाहिदीनों ने यूएसएसआर को हरा दिया था। बट ये जो मुजाहिदीन हैं अब आपस में लड़ना शुरू हो रहे हैं कि किसको पावर मिले। इसी बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक मास रेप होता है। कुछ 8-9 लड़कियों का रेप किया जाता है और इल्जाम लगता है कि मुजाहिदीनों ने इसका रेप किया है। एक तरह का विरोध शुरू होता है, एक तरह का कहते हैं एक गुस्सा दिखाया देता है। उस समय तक जितने मुजाहिदीन हैं उनके अंदर वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। करप्शन से दुखी हैं, इस तरह के अत्याचार से दुखी हैं लोग। इसके खिलाफ में कुछ लोग जो हैं खड़े होते हैं, यानी मुजाहिदीनों के खिलाफ कुछ लोग खड़े होते हैं, जिनको बोला जाता है तालिबान। तालिबान यानी कि स्टूडेंट्स, इस्लामिक स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो इस्लामिक या शरिया को पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि देखो भाई मुजाहिदीन, आप गलत कर रहे हो, आप करप्ट हो और हम आपको यहाँ से हटाएंगे। जब इन्होंने ये बात स्टार्ट की तो बाकी अफगानिस्तान की जो कॉमन पब्लिक थी, जहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने तालिबान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तालिबान जो कि थोड़ा कम क्रूर था, मुजाहिदीन से ज़्यादा कम क्रूर था, वो या अफगान लोगों को लगता था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं जो मुजाहिदीनों से ज़्यादा, लोगों ने सपोर्ट किया तालिबान का। तालिबान ने देखते ही देखते मुजाहिदीनों को ख़त्म कर दिया और एक पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। और 90s तक आते आते पूरा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। पहले तो सही रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, अमेरिका को भी समस्या नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे देखा जाता है कि तालिबान के होते हुए भी अफगानिस्तान की ज़मीन को दूसरे टेररिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसमें अलकायदा है, जैश ए मोहम्मद है, ये इन लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इन लोगों ने अमेरिका, इंडिया जैसे देशों पर अटैक करना शुरू किया। अमेरिका पे खासकर टारगेट किया गया, अमेरिका की एम्बेसीज पे बम फोड़े गए और धीरे धीरे करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाया गया। 2001 तक आते आते इन्होंने जहाज से ही अटैक कर दिया और 9/11 हो गया। अब जब 9/11 हुआ, जब तो ये बहुत समस्या हो गई कि अब क्या किया जाए, तो अमेरिका ने पूरा का पूरा ही अटैक कर दिया तालिबान के ऊपर। तालिबान पे अटैक होता है, अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान में उतरती हैं और कुछ ही समय के अंदर अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ दिया जाता है, यानी खासकर काबुल से खदेड़ दिया जाता है। तालिबान धीरे धीरे करते 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 वो फिर से पहाड़ियों के पता छुप जाता है, जाके जो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं वहाँ चला जाता है। ख़त्म नहीं हुआ है, चला जाता है। अमेरिका और पैसा इन्वेस्ट करता है और हथियार इन्वेस्ट करता है और लोगों को इन्वेस्ट करता है। तालिबान और पीछे जाते हैं और पीछे जाते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। 15 साल हो जाते हैं, सन 2017 आ जाता है, लेकिन तालिबान ख़त्म तब भी नहीं हुआ है। इस बीच में 2011 में अमेरिका क्या नाम है उनका, अलकायदा के जो हेड थे उसको ख़त्म कर देते हैं। उसामा बिन लादेन, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, उसामा बिन लादेन को ख़त्म कर देते हैं। और 2011 में जब वो उसामा को ख़त्म करते हैं
तो तब तक अमेरिका का काम हो चुका होता है। अब अमेरिका चाहता है कि यहाँ से निकलना चाहिए, मेरा काम खत्म हो गया भाई, भी बोलते हैं। लेकिन निकले कैसे? तालिबान अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तालिबान कमजोर पड़ा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। 2017 में अमेरिका कहता है कि ऐसा है कि कुछ बात कर लेते हैं भाई, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा है, आइए कुछ बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में तब तक सिविल कहते हैं कि सरकार आ चुकी होती है, वहाँ पे 2 बार इलेक्शंस हो चुके होते हैं, वहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा बेटर हो चुका होता है, खासकर शहरों में थोड़ा सा बेटर हो चुका होता है, एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा सिस्टम सही हो चुका होता है। लेकिन तालिबान ज़्यादा प्रॉमिस नहीं दिखाता है और ज़्यादा बातें नहीं मान रहा होता है। लेकिन उधर अमेरिका का पेशेंस खत्म हो रहा होता है, धीरे धीरे करके चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। तालिबान समझ जाता है कि अमेरिका भाई अभी जाने वाला है, नाटो फोर्सेस जाने वाली हैं, और एक बार नाटो फोर्स चली गई तो उसके बाद अफगानिस्तान की फौज में इतना हिम्मत नहीं कि वो उनको रोक पाए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अमेरिका कोई डील नहीं कर पाता अफगानिस्तान के साथ, या कहें कि जो भी थोड़ी बहुत बातें होती हैं तो तालिबान को पता था कि आप जाओ, उसके बाद तो हम ये बात मुकर ही जाएंगे, और वो हुआ ही। धीरे अंधेरे में, रात के अंधेरे में ही जो अमेरिका है वो भाग जाता है, बिना बताए भाग जाता है, अफगानिस्तान की सेना को छोड़कर भाग जाता है, अफगानिस्तान लोगों को छोड़कर भाग जाता है, और तालिबान को मौका लग जाता है। तालिबान जो लोग हैं, जो थोड़ी बहुत उन्होंने बात की थी, बात उसमें यह थी कि सिविलियंस को नहीं मारा जाएगा और अफगानिस्तान को, मतलब फिर से आप आम पब्लिक को नहीं मारोगे, और जो कहते हैं कि औरतों के साथ अत्याचार नहीं करोगे, बच्चों पर अत्याचार नहीं करोगे, ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको तालिबान ने कहा कि हम ठीक है, हम इस तरह पहले की तरह बर्बरता नहीं दिखाएंगे और सिविलियंस पर हम इतना अटैक नहीं करेंगे, और अफगानिस्तान की जो सरकार है उसके साथ मिलकर एक प्रोसेस, हम एक अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, मिलकर हम सरकार का हिस्सा बनेंगे और रिबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिका जाता है, तालिबान 11 दिन के अंदर ही अब काबुल को जीत लेता है, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति भाग चुके हैं और तालिबान राष्ट्रपति भवन के अंदर बैठा हुआ है। अभी तक तो फिलहाल यही खबर है कि तालिबान को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। अफगानिस्तान की जो डेमोग्राफी रही है या अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफी रही है, उससे तालिबान इतना मजबूत हो गया है कि उस पर कोई हाथ जल्दी मार नहीं पा रहा है या उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, और जल्द निकट भविष्य में दिखता नहीं है कि कोई तालिबान को चैलेंज कर पाएगा अफगानिस्तान के अंदर। ये तो कुछ इतिहास हो गया है। अब होगा क्या? अगर हम बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब क्या होगा, इंडिया की बात करते हैं। देखिए, इंडिया की कहानी थोड़ी सी अजीबोगरीब है। इंडिया की समस्या क्या है? इंडिया कहती है कि भाई हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी ज़मीन यानी अफगानिस्तान को यूज़ होने दिया हमारे खिलाफ, क्योंकि वहीं पर जैश ए मोहम्मद का कैंप है। वहाँ पे आपको याद होगा 1999 के अंदर जो जहाज़, एयर इंडिया का जहाज़ था, कंधार ले आया गया, उस समय तालिबान ने पूरा सपोर्ट किया था, जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था। तो इंडिया को लगता है कि तालिबान सही नहीं है और हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, 20 सालों के अंदर इंडिया ने तालिबान से तो कोई बात नहीं की है, बट इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे सलमा डैम हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शंस हो, एजुकेशन हो। इंडिया ने पैसा काफ़ी इन्वेस्ट किया है, ये सोचकर कि अगर अफगानिस्तान मजबूत होगा तो इंडिया को एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक लीड मिल जाएगी, पाकिस्तान के खिलाफ वो एक दूसरे फ्रंट से चीज़ें ओपन कर सकता है और पाकिस्तान को दबाव में ला सकता है। साथ ही साथ जो इंडिया का सपना है कि इंडिया ईरान के साथ मिलकर, अफगानिस्तान के मिलकर सेंट्रल एशिया जाना चाहता है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो रास्ता मिल जाएगा इसके अंदर। तो इंडिया ने रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह सब करवाने की कोशिश की है। लेकिन अब तालिबान आ गया है, तालिबान से इंडिया डील कैसे करेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। हालात ये हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान, रशिया, अमेरिका सब तालिबान से खुल के या चुपचाप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, बट इंडिया अभी भी आइडियोलॉजिकली ये बोल रहा है कि आप गलत हो और आपकी विचारधारा गलत है। इंडिया अभी भी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरे कंट्रीज अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। चाइना देख रहा है कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं ह्यूमन राइट से, मेरी सड़क जो होती है 1 रोड और 1 बेल्ट, वो सीधे अफगानिस्तान के माध्यम से अगर जा रही है, अफगानिस्तान जा रही है, तो व्यापार के मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो ठीक है। उधर रशिया अपना गेम खेल रहा है, अमेरिका वहाँ जाना चाहता है, अमेरिका को होता है बस मेरा पिंड छूटा सही हो जाएगा। इंडिया अभी तक उसको क्लू ही नहीं है कि करें तो क्या करें, बात करें। अगर बात करता है तो आइडियोलॉजी जो इंडिया की है कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करेंगे,
तो उसके खिलाफ जाते हैं, बात नहीं करता है तो फिर अफगानिस्तान हाथ से निकल गया। अफगानिस्तान में जितना इन्वेस्टमेंट किया वो जीरो, या इंडिया का जो फ्यूचर प्लान है वो सब जीरो हो जाएगा। तालिबान ने कहा है कि इंडिया अगर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, जैसे डैम बनाना चाहता है, सड़कें बनाना चाहता है, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है, आप आइए यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन कीजिए। बट अगर आप मिलिट्री के रूप में आना चाहते हो तो दिक्कत है, आपको मिलिट्री लाएंगे तो फिर आप हर्ष जान जाओ कि बहुत दिक्कत होगी। सिचुएशन अभी कुछ क्लियर नहीं है, देखिए होता क्या है। लेकिन इंडिया को जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हाथ निकल आ रहा है। सभी कंट्रीज़ अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो कोई पिस रहा है वो अफगानिस्तान के लोग पिस रहे हैं। उनका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ या कोई भी कंट्री अफगानिस्तान के अंदर सीधा हाथ नहीं मारेगा। अमेरिका से बड़ी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका भी जा चुका है। अब अफगानिस्तान में सच्चाई यह है कि तालिबान को रिप्लेस करना शायद इतनी जल्दी या इतना आसान नहीं होगा। अब होता क्या है इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे, नज़र रखे हुए हैं, उस पर फ्यूचर वीडियो बनाएंगे। बाकी इस वीडियो का मकसद था कि मैं आपको एक जर्नल व्यू दे सकूं कि अफगानिस्तान इतना मुश्किल क्यों है, या अफगानिस्तान का इतिहास क्या रहा है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फिलहाल के लिए क्या है। अब भविष्य में क्या होती है पता नहीं है, लेकिन फिलहाल कहते कोई पॉलिसी ही नहीं है अफगानिस्तान को लेकर। इंडिया कंफ्यूज स्टेज में है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। धन्यवाद।